हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक 7th क्लास का नया चैप्टर जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ द रीजनल कल्चर। मतलब कि अलग अलग एरिया में अलग अलग रीजन्स में जो वहाँ का कल्चर डेवलप हुआ, जो वहाँ का ट्रेडिशन डेवलप हुआ, जो वहाँ की लैंग्वेज डेवलप हुई, जो वहाँ की वर्शिप है, जो पूजा पाठ करने के तरीके हैं, वो किस तरह से डेवलप हुई उसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। वन ऑफ द कॉमनेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन इज इन टर्म ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक। देखिए, जो सबसे कॉमन तरीका होता है लोगों को समझने का, उनको डिस्क्राइब करने का, उनको डिफाइन करने का, वो ये होता है कि वो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। जैसे कोई हिंदी बोलता है तो उसको हिंदू कह सकते हैं, कोई बागड़ी बोलता है तो उसको बागड़ी कह सकते हैं, कोई पंजाबी लैंग्वेज बोलता है तो उसको पंजाबी कह देते हैं, कोई तमिल लैंग्वेज बोलता है तो उसको तमिल पीपल पे कह देते हैं। तो इसी तरह से उनकी लैंग्वेज के बिहाफ पे उनको डिस्क्राइब, उनको एक पॉइंट करने का जो तरीका है वो सबसे इजीएस्ट वे है। When we refer to a person as a Tamil or an Odia, this actually means that he or she speaks Tamil or Odia and lives in Tamil Nadu or ओडिशा। तो जब हम किसी पर्सन को तमिल बोलते हैं या किसी पर्सन को ओडिया बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो यहाँ तो जो तमिल जिसको बोला वो तमिल लैंग्वेज बोलता है और जिसको ओडिया बोला वो ओडिया लैंग्वेज बोलता है, और तमिल वाला तमिलनाडु में रहता है और ओडिया वाला ओडिशा के एरिया में कहीं ना कहीं पे रहता होगा। तो इस तरह से हम लैंग्वेज के बिहाफ पे इजीली उसके एरिया का और इजीली उसका जो रीजन है, उसकी जो लैंग्वेज है उसको समझ सकते हैं। We also tend to associate each region with distinctive kind of foods, clothes, poetry, dance, music and painting। हम अलग अलग एरियाज को अलग अलग तरीकों से अलग अलग जो काइंड ऑफ चीजें हैं उनके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे क्या है, फूड, लोग किस तरह का फूड खाते हैं, उनके कपड़े पहनने का तरीका क्या है, उनकी पोइट्री कैसी होती है, डांस कैसे करते हैं, और म्यूजिक क्या है, पेंटिंग कैसे, इनके साथ भी हम उनको जोड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं। What we understand as a regional culture today are often the product of complex processes of intermixing of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent। जो आज हम जिस चीज को हम कल्चर, रीजनल कल्चर कहते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो काफी सारे जो कल्चर्स हैं, काफी सारे जो आइडियाज हैं, उनका एक मिक्सचर है। वो वहाँ के लोकल आइडियाज और बाहर से आने वाले जो आइडियाज है, जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके अलग अलग एरिया से आए हुए जो आइडियाज है, जो तरीके हैं, जो फिलोसफी है, जो ट्रेडिशंस है, उनके मिलने से जो चीज बना, जो मिक्सचर बना, जो एक कॉकटेल बना, उसको हम आज के टाइम में रीजनल कल्चर के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है वो कौन कौन सी चीजों ने किया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो चीज है वो क्या है, द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। देखिए, चेरास ये क्या है, ये एक किंगडम थी, ठीक है। जो चेरा थी ये किंगडम थी, एक राजा लोग थे, एक डायनेस्टी थी, और इनके टाइम में जो मलयालम लैंग्वेज है वो कैसे डेवलप हुई और उसकी डेवलपमेंट में इन चेरास का क्या रोल था उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। The Chera kingdom of Mahodhapuram was established in 9th century in the southwestern part of the peninsula। पेनिसुलर क्या होता है कि बेसिकली एक वो एरिया होता है, लैंड का वो एरिया होता है जो तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है। तो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो भी तीनों साइड से जो वाटर से घिरा हुआ है। एक साइड अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है, एक साइड जो बे ऑफ बंगाल है। तो इंडिया का जो पेनिसुलर वाला पार्ट है उसका साउथ वेस्टर्न पार्ट में आप कह सकते हो कि जो केरला वाला पार्ट है वहां पे ये चीज है, ये जो किंगडम है, चेरा किंगडम है, वो डेवलप हुई थी।
पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे केरला, आज जिसको हम केरला कहते हैं उस एरिया में ये जो चेरा किंगडम है ये थी। इट इज लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया, हो सकता है कि यहाँ पे इस एरिया में जो मलयालम लैंग्वेज है वो बोली जाती होगी। The rulers introduced the Malayalam language and the script in their inscriptions. जो रूलर्स थे, राजा महाराजा लोग थे, उन्होंने अपनी जो इंस्क्रिप्शंस थी, इंस्क्रिप्शन मतलब उन्होंने जो भी कुछ लिखवाए, स्तंभ लेख लिखवाए, दीवारों पे कुछ लिखवाया, मंदिरों में कुछ लिखवाया या कोई बुक्स वगैरह लिखवाई, तो उनमें जो मलयालम लैंग्वेज है और मलयालम लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है उसका यूज किया उन्होंने। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सबकॉन्टिनेंट, और ये सबसे पुराने रिकॉर्ड है जहां पे किसी भी किंगडम ने, किसी भी राजा महाराजा ने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए किसी ना किसी रीजनल, किसी छोटी सी एरिया की जो छोटी सी लैंग्वेज है उसको यूज किया हो एज अ टू रिकॉर्ड द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। The same time, the Cheras also drew upon Sanskritic tradition. उसी टाइम, जिस टाइम वो मलयालम लैंग्वेज को इनहेंस कर रहे थे, इसी को अप्रिशिएट कर रहे थे, साथ के साथ वो जो संस्कृत का जो ट्रेडिशन था, संस्कृत लैंग्वेज थी, इसके ऊपर भी वो फोकस कर रहे थे और संस्कृत लैंग्वेज को भी डेवलप कर रहे थे या उसको भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज है वो यूज कर रहे थे। द टेम्पल थिएटर्स ऑफ केरला which is traced to this period borrowed stories from the Sanskrit epics। देखिए जो वहां के टेम्पल्स थे वहां उनमें काफी सारे जो रोल प्लेज हैं, जो प्लेज है, नाटक वगैरह वो करवाए जाते थे, जिसको टेम्पल थिएटर के नाम से से जाना जाता था, ठीक है, केरला वाले एरिया में। तो वहां पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज लोगों को दिखाई जाती थी जो बेसिकली संस्कृत के जो महाकाव्य हैं, एपिक्स हैं, संस्कृत की जो बुक्स हैं उनमें से ही लिए गए होते थे। तो इसका मतलब वो संस्कृत को भी यूज करते थे अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, या संस्कृत की जो बुक्स थी उनसे स्टोरीज लेकर वो अपनी मलयालम लैंग्वेज में उसका यूज करते थे। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम डेटेड टू अबाउट 12th century आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत। देखिए सबसे पहले जो मलयालम लैंग्वेज के जो रिटन बुक्स वगैरह है या रिटन कोई पोइम्स है या रिटन कोई भी मटेरियल है वो हमें 12th सेंचुरी से मिलता है, ठीक है। और ये जो 12th सेंचुरी में ये कहां से लिया गया, ये डायरेक्टली संस्कृत लैंग्वेज से ही उधार ली हुई चीजें हैं जो उन्होंने कन्वर्ट करके मलयालम में कर ली। मतलब संस्कृत लैंग्वेज का जो लिटरेचर था, चाहे वो बुक थी, चाहे वो स्टोरीज थी, चाहे वो पोइम्स थी या कोई धार्मिक कोई शब्द वगैरह थे, उनको डायरेक्टली उन्होंने जो मलयालम लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके और उसको राइटिंग में लिया था। द 14th century text, the लीला तिलकम, dealing with grammar and poetic was composed in मनी प्रॉब्लम। देखिए 14th century में एक बुक लिखी जाती है, ठीक है, 14th सेंचुरी में बुक लिखी जाती है जिसका नाम क्या है, लीला तिलकम। बुक का नाम क्या है, लीला तिलकम, ठीक है। और ये उस टाइम की एक लैंग्वेज जिसका नाम है मनी प्रॉब्लम, इसमें लिखी हुई है। बेसिकली मनी प्रॉब्लम कोई पर्टिकुलरली कोई लैंग्वेज नहीं थी, ये दो लैंग्वेजेस का एक ग्रुप होता था, ये दो लैंग्वेजेस का मिक्सचर होता था। बेसिकली मनी प्रॉब्लम का लिटरली मीनिंग होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डायमंड्स एंड कोरल्स, ठीक है। तो मनी प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है, डायमंड्स एंड कोरल्स। और इस लैंग्वेज को में बेसिकली क्या होता था, डायमंड की जगह पे संस्कृत लैंग्वेज यूज की जाती थी और जहां पे कोरल है इसके साथ कोई ना कोई जो वहां की रीजनल लोकल लैंग्वेज है उसको यूज किया जाता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मनी प्रॉब्लम लैंग्वेज यूज की जाती थी, लीला तिलकम में यूज की गई थी या दूसरे कोई भी बुक्स वगैरह लिखने में यूज की जाती थी, उसमें दो लैंग्वेजेस यूज होती थी, एक संस्कृत और दूसरी रीजनल लैंग्वेज। इन दोनों लैंग्वेजेस का मिक्सचर करके ही कोई बुक वगैरह लिखी जाती थी। तो
इतना हमने समझ लिया कि जो चेरास थे या केरला वाला जो एरिया, वहां पे उनकी जो जो लोकल लैंग्वेज है वो कैसे डेवलप हुई है, जिसको हम मलयालम, आज भी बहुत बड़े एरिया में मलयालम लैंग्वेज है बोली जाती है, खास करके जो साउथ और साउथ वेस्टर्न एरिया है, केरला वाला एरिया है, कुछ पार्ट कर्नाटका तमिलनाडु का एरिया, वहां पे मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, रूलर्स एंड रीजनल रिलीजियस ट्रेडिशनल। ठीक है, रूलर्स और रिलीजियस ट्रेडिशंस, रिलीजियस मतलब धार्मिक जो रीति रिवाज थे वो, और जो राजा महाराजा लोग थे ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए थे। तो इसका एक एग्जांपल हम करते हैं, जगन्नाथ कल्ट। जगन्नाथ बेसिकली उड़ीसा का एक टेम्पल है, जगन्नाथपुरी, जो उड़ीसा में पुरी एक जगह है, वहां पे एक टेम्पल है जगन्नाथ, ये जिसकी फोटो आप देख रहे हो। तो इस टेम्पल को जो मानने वाले जो लोग हैं, इनका इनका जो ग्रुप है उसको कल्ट कहा जाता है। तो जगन्नाथ कल्ट यानी कि वो लोग जो जगन्नाथ को अपना भगवान मानते हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखिए, इन अदर रीजन्स रीजनल कल्चर ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। दूसरे जो एरियाज थे वहां पे जो उनका रीजनल कल्चर है वो बेसिकली जो वहां के धार्मिक रीति रिवाज थे, रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, उनके साथ उनके आसपास ही ये ग्रो हुआ था, इनकी जो डेवलपमेंट है वो हुई थी। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम क्या देखते हैं, जगन्नाथ कल्ट। जो उड़ीसा है वहां पे इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जगन्नाथ को, और इसको भगवान माना जाता है। और ये बेसिकली इसको जो लॉर्ड विष्णु है उसी का एक दूसरा अवतार माना जाता है। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हो कि लॉर्ड विष्णु का ही दूसरा नाम जगन्नाथ माना जाता है, और ये कहाँ पे, पुरी, उड़ीसा में। To date, the local tribal people make the wooden image of deity and suggest that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu। देखिए, जो आज भी जो लॉर्ड जगन्नाथ है, इनकी जो मूर्ति बनाई जाती है वो लकड़ी की बनाई जाती है। और आपने देखा भी होगा कि जहां पे भगवान जो जगन्नाथ है, इनकी रथ यात्रा निकलती है, तो वो पूरा का पूरा जो रथ होता है वो लकड़ी का बना होता है। तो ये शो करता है कि जो भगवान जो जगन्नाथ है, ये बेसिकली जो ट्राइबल लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनके ही भगवान थे। मतलब क्योंकि वो लकड़ी का यूज ज्यादा करते थे, उनके पास उस टाइम लोहे के औजार वगैरह नहीं थे, पत्थर को काटने के जो साधन है वो नहीं थे, वो मेटल्स का यूज कम करते थे। तो इसीलिए वो जो उस टाइम भगवान का जगन्नाथ की जो मूर्तियां थी वो लकड़ी की बनाते थे, और वही ट्रेडिशन आज भी चलता आ रहा है। तो ये प्रूव करता है बेसिकली जो जगन्नाथ भगवान था ये एक ट्राइबल लोगों का गॉड था, और धीरे धीरे इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया एज अ विष्णु। तो आज भगवान जगन्नाथ और विष्णु इनको एक ही माना जाता है कि जो जगन्नाथ है वही विष्णु है, और जो विष्णु है वही उसी को जगन्नाथ कहा जाता है। In 12th century, one of the most important ruler of the Ganga dynasty, Anantvarman, decided to erect a temple for पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। देखिए, सबसे पहले जो 12th सेंचुरी में एक गंगा डायनेस्टी थी जो बेसिकली उड़ीसा में रूल करती थी। गंगा डायनेस्टी के जो राजा महाराजा थे वो उड़ीसा में रूल करते थे, और उन्हीं का एक राजा था, उन्हीं का एक शासक था जिसका नाम था अनंत वर्मन। इसने सबसे पहले ये सोचा कि जो पुरुषोत्तम जगन्नाथ है, इनका पूरा नाम, इनको पुरुषोत्तम जगन्नाथ कहा जाता है, तो इनके लिए क्यों ना एक टेम्पल बनाया जाए पुरी में। सब्सिक्वेंटली इन, और उसके बाद क्या हुआ, 1230 में, 1230s में क्या हुआ कि किंग अनंग भीम थर्ड, ठीक है, इसी डायनेस्टी का, गंगा डायनेस्टी का एक और राजा था अनंग भीम, ठीक है, और ये तीसरे नंबर का था। इसने क्या किया, डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डाइटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डिप्यूटी ऑफ द गॉड। उसने क्या किया, उसने अपनी जितनी भी किंगडम थी वो जो लॉर्ड जगन्नाथ है इनको दे दी कि ये पूरी की पूरी किंगडम के जो रूलर हैं, पूरी की पूरी किंगडम के जो मालिक हैं वो लॉर्ड जगन्नाथ है। और उसने खुद को
लॉर्ड जगन्नाथ का एक डिप्टी, एक एजेंट के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया कि वो लॉर्ड जगन्नाथ के एजेंट के रूप में इस एरिया को रूल कर रहे हैं। तो मतलब उन्होंने अपनी जो डायनेस्टी है वो भगवान के नाम कर दी और खुद भगवान के एजेंट के रूप में उसको रूल करने लगे। All those who conquered Odisha, such as Mughals, Maratha, and East India Company, attempted to gain control over the temple. उसके बाद जितने भी रूलर, जो राजा महाराजा लोग जिन्होंने उड़ीसा को कंट्रोल में किया, उड़ीसा को जीता, जिनमें मुगल्स भी आते हैं, मराठा भी आते हैं और उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भी आती है। तो इन्होंने सबसे पहले इनका ये अटेम्प्ट होता था कि जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का, उसको अपने कंट्रोल में लिया जाए, उसको अपने हाथ में लिया जाए, ताकि लोग, क्योंकि जो जगन्नाथपुरी के टेम्पल को फॉलो करते हैं वो ऑब्वियसली जो जगन्नाथ टेम्पल को कंट्रोल करेगा उसके कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली उस रूलर को भी सपोर्ट करेंगे जो टेम्पल को सपोर्ट करता है, जो टेम्पल को कंट्रोल करता होगा। They felt that this would make their rule acceptable to the local people. ये राजा महाराजा जैसे मुगल्स है, मराठा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये यही मानते थे कि अगर उन्होंने टेम्पल को अपने कंट्रोल में कर लिया तो सारे के सारे जो लोग हैं वो भी उनको एक्सेप्ट कर लेंगे एज देयर रूलर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज राजपूत ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म, कि जो राजपूत लोग थे उनका क्या ट्रेडिशन था, वो अपने आप को एज अ हीरो कैसे एस्टेब्लिश करते थे, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, in the 19th century the region that constituted most of the present day Rajasthan was called Rajputana by the British। 19th century में, या हम कह सकते हैं कि 1800 से लेकर 1900 के बीच का जो टाइम था उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आज का जो राजस्थान वाला एरिया है इसको राजपुताना के नाम से जानते थे। ठीक है, वो राजस्थान नहीं कहते थे, वो इसको राजपुताना कहते थे। While this may suggest that this was an area that was inhabited by only or mainly by Rajput, this is only partly true। अगर ये माना जाए कि ये जो राजपुताना का एरिया था इसमें सिर्फ राजपूत ही रहते थे या राजपूत ही रूल करते थे या मैक्सिमम एरिया में राजपूत रहते थे, तो ऐसा नहीं था। इसमें और भी बहुत तरह के जो लोग हैं वो रहते थे। ठीक है, और सिर्फ राजपूत रूलर ही नहीं थे, और भी बहुत तरह के रूलर यहाँ पे रूल करते थे। देयर वर एंड आर, वहां पे कई तरह के रूलर थे और आज भी बहुत तरह के जो लोग हैं वहां पे रहते हैं। सेवरल ग्रुप्स हु आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज राजपूत्स इन मेनी एरियाज ऑफ द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। आज बहुत सारे ऐसे, आज और पुराने टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरे के पूरे इंडिया में जो अपने आप को राजपूत कहते हैं, और बेसिकली वो सेम कास्ट या सेम रिलीजन से बिलोंग नहीं करते। उनके अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग एरिया में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को राजपूत कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत हु लिव इन राजस्थान, और भी बहुत तरह के लोग हैं जो राजस्थान में रहते हैं, जो बेसिकली राजपूत नहीं है लेकिन राजपूत राजस्थान में रहते हैं। वो from about the 8th century most of the present day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families। ईस्ट, हम अगर बात करें तो 8th सेंचुरी से ही बहुत सारे ऐसे एरिया थे राजस्थान के जिनको कोई ना कोई राजपूत फैमिली, राजपूत डायनेस्टी है वो रूल करती थी, जिनमें हम सबसे पहले देखते हैं जैसे पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज वाज वन सच रूलर। स्टोरी अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोइम्स एंड सॉन्ग। ठीक है, ऐसा ही एक राजा था पृथ्वीराज, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, जय मोहम्मद गौरी के साथ उनकी जो फाइट हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, पहला युद्ध वो जीत गए थे, दूसरा युद्ध 1192 में वो हार गए थे। ठीक है, तो वो पृथ्वीराज थे। उसके बाद इनकी जो स्टोरीज है इनके हीरोइज्म की, क्योंकि हम देखते हैं राजस्थान के जो राजपूत लोग हैं वो अपने आप को एज अ हीरो एस्टेब्लिश करते थे। वो
किसी की मुसीबत अपने सिर ले लेते थे, या आप कह सकते हो कि वो लड़ाई में किसी से डरते नहीं थे। उनको मरना मंजूर था, लेकिन किसी के सामने घुटने टेकना या हार मानना मंजूर नहीं था। तो वो एज अ हीरो रिप्रेजेंट करते थे अपने आप को। और यही जो स्टोरीज हैं आज के टाइम में भी बहुत सारी पोइम्स और सॉन्ग्स में हमें देखने को मिलती हैं। और ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विलेज टू विलेज घूमते थे, ठीक है, और ये स्टोरीज गाकर या एज अ प्लेज, एज अ आप कह सकते हो स्टेज शो लोगों को दिखाते थे। और आज भी हम बहुत सारी जगह पे ये चीजें देखते हैं। ordinary people who were ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situations and a range of strong emotions: loyalty, friendship, love, valor, एंगर। ठीक है, जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे हम आज भी उनकी स्टोरी सुनते हैं तो हमें भी एक तरह से जोश आ जाता है। ऐसे बहुत सारे मोस्टली जो नॉर्मल लोग हैं वो अगर इन स्टोरीज को सुनते हैं तो इनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने अंदर एक बहुत ही जोश, बहुत ही प्यार, फ्रेंडशिप, लव, वेलर, लॉयल्टी, लॉयल्टी का भी वफादारी, ठीक है, वेलर, वेलर मतलब वो पर्सन जिसमें डर नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी जो फीलिंग्स है, ऐसी जो इमोशंस है, वो हर एक पर्सन के अंदर देखने को मिलते हैं अगर वो इनकी स्टोरीज वगैरह को सुनता है या देखता है कहीं पे भी। Sometimes women are depicted as following their heroic husband in both लाइफ एंड डेथ। कई बार क्या होता था कि जो वुमन थी, इन राजपूत राजाओं की जो वाइफ थी या इनकी बेटियां थी, इनकी बहनें थी, इनकी माएं थी, वो भी इनकी तरह ही जो हीरोइज्म की स्टोरीज हैं, हीरो एज एन हीरो अपने आप को रिप्रेजेंट करती थी। इवन उनकी प्रेजेंट लाइफ में भी, प्रेजेंट लाइफ में उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनका एक हीरो के रूप में उनका साथ देती थी। और डेथ के बाद भी ये एक हीरो की तरह ही डेथ को अपने गले लगाती थी, मौत को अपने गले लगाती थी। वो किस तरह से वो हम देखते हैं। देयर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती और द immolation of widows on the funeral pyre of their husband। ठीक है, जैसे हम देखते हैं सती प्रथा। सती प्रथा क्या होती थी कि जो जिनकी डेथ हो जाती, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो वो लड़कियां या वो औरतें अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड के साथ उनकी जो चिता है, लास्ट में जो उनको चिता में जलाया जाता, तो अपनी मर्जी से, स्टार्टिंग में अपनी मर्जी से ही ये उनके साथ अपने आप को जिंदा जला लेती थी। ठीक है, धीरे धीरे बाद में उनको फोर्स किया जाने लगा, लेकिन स्टार्टिंग में वो अपनी मर्जी से अपने आप को अपने हस्बैंड के साथ ही जिंदा जला लेती थी। हस्बैंड की डेथ हुई लेकिन ये जिंदा ही अपने आप को उनके साथ जला लेती थी। ये भी एक हीरोइक स्टेटस था उस टाइम, एक हीरोइक एक्शन होता था। उसके बाद देखिए बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक। कुछ एक चीजें ऐसी थी जो रीजनल नहीं थी, ठीक है, वो एक रीजन से निकलकर पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे के पूरे एरिया में, पूरे के पूरे कंट्री में फैल गई। ठीक है, वैसी ही एक स्टोरी है कथक की। ठीक है, कथक एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए ये जो स्टोरी, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये कथक की है। ये दोनों लेडीज हैं, वो कथक डांस कर रही हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, द टर्म कथक इज ड्राइव्ड फ्रॉम कथा, अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी। देखिए जो कथक जो वर्ड है, ये बेसिकली बना कहां से है? ये बना है कथा वर्ड से। और कथा वर्ड आपको भी पता है, हमें भी पता है, कथा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टोरी। अलग अलग लैंग्वेजेस में कथा वर्ड का जो मीनिंग होता है वो स्टोरी होता है। द कथक वॉज ओरिजिनली द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट और स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। देखिए जो कथक्स जिसको बोलते हैं, यानी कि जो वो लोग जो कथा करते हैं, ठीक है, उनको कथक कहा गया है। ये क्या होते थे नॉर्थ इंडिया में? बेसिकली वो एक कास्ट होती थी लोगों की जो स्टोरी टेलर का काम करती थी। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं,
बेसिकली वहां पे एक जाति के लोग होते थे जो कहानियां सुनाया करते थे टेम्पल्स में, ठीक है, उन्हीं को कथक कहा जाता था। और कथक जो वर्ड है वहीं से बना है, कथा, कथा से वर्ड बना है कथक। और कथक वो एक कास्ट के लोग होते थे जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में स्टोरी टेलिंग का काम करते थे। Who established their performance with gestures, embellished their performance with gestures and songs। ये बेसिकली क्या करते थे, सॉन्ग सुना गाते थे, एक स्टोरी टाइप सॉन्ग होता था और उसके साथ साथ हैंड मूवमेंट्स के साथ, जेस्चर्स के साथ ये स्टोरी टेलिंग का काम करते थे, कहानियां भी सुनाते थे। यानी कि एक स्टोरी के रूप में एक सॉन्ग चल रहा है पीछे और आगे लोग हैं उसी सॉन्ग के लिरिक्स के हिसाब से हैंड, आईज, फीट, उनके मूवमेंट के थ्रू उस स्टोरी को डिपिक्ट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो उन लोगों को कथक कहा जाता था। कथक बिगन इवॉल्विंग into a distinct mode of dance in the 15th and 16th century with the spread of Bhakti movement। ये जो कथक बेसिकली डांस था, ये इसने अलग अलग रूप लेने शुरू कर दिए, अलग अलग एरियाज में अलग अलग जो रूप है वो लेने शुरू कर दिए 15वीं और 16वीं सदी में। 15th एंड 16th सेंचुरी में इसने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में ये अलग अलग तरीके से होने लगा। जिस तरह से जो भक्ति मूवमेंट है वो स्प्रेड हुआ, उसके साथ साथ ही जो कथक है इसका भी जो स्प्रेड है वो होना शुरू हो गया। The legends of Radha Krishna were enacted in folk plays called रास लीला। इसी कथक के अंदर ही जो राधा कृष्ण है उसकी उनकी लाइफ की जो स्टोरीज है, उनकी जो डांस या उनकी जो लव की स्टोरीज हैं वो रिप्रेजेंट की जाती हैं, जिसको नाम दिया जाता है रास लीला। ये बेसिकली हमने सुना भी होगा रास लीला। तो रास लीला बेसिकली क्या होती है, राधा और कृष्ण की स्टोरीज होती हैं विच combined folk dance with the basic gestures of कथक स्टोरी टेलर्स। ठीक है, इसमें फोक डांस मिक्स हो जाता है, उधर से रासलीला की स्टोरीज चलती हैं और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको कथक कह देते हैं। कथक जो स्टोरी टेलर्स हैं वो ये काम करते थे। अंडर द मुगल emperors and their nobles, Kathak was performed in the court where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive style। देखिए पहले जो कथक होता था ये बेसिकली टेम्पल्स वगैरह, टेम्पल्स में ज्यादा होता था और टेम्पल्स में भी ये रिलीजियस जो वर्शिप है उसके लिए किया जाता था। लेकिन जैसे ही मुगल्स इंडिया में आए, मुगल्स ने रूल करना शुरू कर दिया, तो मुगल्स ने इस कथक को एक एंटरटेनमेंट का सोर्स यूज करना शुरू कर दिया, एज एन एंटरटेनमेंट शुरू कर दिया और अपने कोर्ट में करवाने लगे, अपने दरबार में करवाने लगे। और वही जो कथक वो अपने दरबार में करते थे वही आज प्रेजेंट में उसका यूज हम करते हैं। तो कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस हुए, उसको मॉडर्नाइज किया गया और जिसको आज हम एक डांस फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। Subsequently, it developed into two traditions और घरानाज। बाद में ये क्या हुआ कि ये जो कथक है ये दो तरह से डेवलप हो गया, दो अलग अलग टाइप इसके डेवलप हो गए, ठीक है, जिसको घराना कह देते हैं। जो बेसिकली म्यूजिक को जानते हैं ना, उनको म्यूजिक और डांस को जानते हैं, उनको पता है कि जो घराना होते हैं ये बेसिकली दो ट्रेडिशन होते हैं, यानी कि एक ही चीज दो अलग अलग स्ट्रीम्स में थोड़ा सा डिफरेंस के साथ उसको परफॉर्म किया जाता है। तो कथक के भी दो घराने बन गए। इसमें क्या था, वन इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान जयपुर, एक तो था जो राजस्थान का जो कोर्ट थे यानी कि जयपुर के राजा महाराजाओं के जो दरबार में किया जाता था उसको जयपुर घराना कह दिया जाता था, और दूसरा था लखनऊ, जो लखनऊ के नवाबों के दरबार में किया जाता था उसको लखनऊ घराना के नाम से जाना जाने लगा। तो कथक भी दो टाइप का बन गया, एक राजस्थान में जो जयपुर घराना था और दूसरा लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ घराना बन गया। तो कथक के दो फॉर्म बन गए। Under the patronage of Wazid Ali Shah, the last Nawab of Awadh, it grew into a major art form। जो अवध का लास्ट नवाब था जिसका नाम वाजिद अली शाह था, इसके टाइम में जो कथक है ये एक आर्ट फॉर्म बन गया, ये एक डांस बन गया। पहले ये बेसिकली एक एंटरटेनमेंट का सोर्स था, लेकिन इस जो वाजिद अली शाह था इसने इसको एक आर्ट फॉर्म में डेवलप कर दिया।
By the third quarter of the 19th century, it was firmly entrenched as a dance form not only in these two regions but in the adjoining area of present day Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Bihar, Madhya Pradesh. उसके बाद धीरे धीरे ये डेवलप होता गया, धीरे धीरे इसका जो एरिया है वो बढ़ता गया। 19th सेंचुरी में ये ऑलमोस्ट पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में होने लगा, जैसे पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, जम्मू एंड कश्मीर है, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सभी एरिया में ये जो कथक डांस है ये परफॉर्म किया जाने लगा। इसके बाद देखिए, कथक लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस वाज व्यूड विद disfavor by most British administrator in the 19th and 20th century। जिस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के कल्चर, इंडिया के ट्रेडिशन, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट, इंडिया की इंडस्ट्रीज, इंडिया की इकोनॉमी, हर एक चीज को डिस्ट्रॉय किया। इसी तरह से उन्होंने कथक के ऊपर भी कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया और इसको भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से इसका जो इंपॉर्टेंस है या इसकी जो ग्राफ है, इसकी जो ग्रोथ है वो डाउनफॉल में चली गई, वो भी इसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई। हाउएवर इट सर्वाइव्ड, बट कैसे ना कैसे करके इसने सर्वाइव कर लिया, ये चलता रहा धीरे धीरे एंड कंटिन्यू टू बी परफॉर्म्ड बाय कोर्टेशियंस। और जो कोर्ट में जो आर्टिशियंस लोग थे, आर्टिस्ट लोग थे, कोर्ट डांसर्स वगैरह थे राजा महाराजाओं के बीच में, वो इस चीज को परफॉर्म करते रहे और उन्होंने कथक को मरने नहीं दिया, खत्म नहीं होने दिया। एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 6 क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस के बाद इसको एक क्लासिक डांस की जो इम्पोर्टेंस है, क्लासिक डांस का जो एक आप कह सकते हो पोजीशन है, वो इंडियन कल्चर में दी गई। और इंडिया की जो मेजर 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है उसमें कथक भी एक है और ये आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म माना जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो पार्ट आगे रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर यहाँ तक आप पहुंच गए हो, इतना आपको समझ आ गया है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि सभी को ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल रही हैं वो सभी तक पहुंच सके और हर एक पर्सन इस जो मौका है, जो शॉर्ट फॉर्म में जो चैप्टर्स हैं, सिलेबस है, वो कवर करने के लिए उसकी हेल्प हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।